हाँ जी, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 1। बताओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी थी। एक था आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और एक नई चीज है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सारे बच्चों मुझे एक बात फटाफट से बता दो, जो तीनों एक्टिविटी में नहीं जाएगा, मैंने पिछले क्लास में कहा था कि वो कहां चला जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। क्या आज मैं आपको लिस्ट भी बता दूंगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या जाता है? कैश तो समझ ही रहे हो ना, वो चीज जो कैश है या कैश के बराबर है, जिसको हम लोग तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कैश में। इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बार दोबारा बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? जो कैश है या कैश में जिसे हम लोग इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश के बराबर है। इक्विवेलेंट कब बोलते हैं? बोलते हैं ना इसके बराबर होगा, तो बोल रहे हैं या कैश है या कैश के बराबर है। तो एक बार चेक करा देता हूं मैं, इसमें कौन कौन से नाम आते हैं आपके पास। यहां पे चेक कर लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या जा रहा है आपका। कुछ लिस्ट है आपके पास, इधर देखिए, आ जाइए सारे बच्चे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या जाता है, जल्दी से देखना, जल्दी से देख लेना एक बार। सबसे पहले जो कैश इन हैंड कंपनी के पास है वो क्या होगा, बोलो यार। वो कैश है खुद ही, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, यानी जो पैसा गल्ले में पड़ा है वो तो कैश के बराबर है ही है। अच्छा, पैसा जस्ट हमारे पास तुरंत अवेलेबल कहां से हो सकता है? अगर मेरे बैंक में पैसा हो, अगर मेरे बैंक में पैसा हो बच्चों, तो क्या मैं उसे तुरंत अवेलेबल करा सकता हूं? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यार, जाऊंगा चेक से पैसा निकाल लूंगा या विड्रॉल स्लिप भरूंगा, वहां से पैसा निकाल लूंगा। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग कैश एट बैंक। यानी सर इससे लीस्ट लिक्विड क्या है, जिसको थोड़ा समय भी लग सकता है कन्वर्जन में, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। इसका मतलब आपने कभी देखा होगा, एफडी वगैरह या रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह का नाम सुना होगा। अपना ही पैसा है, ऐसा नहीं कि बैंक का पैसा है, अपना ही पैसा है, हमने बैंक में क्या कर रखा है, जमा करा रखा है बच्चों। अगर मैंने अपना ही पैसा बैंक में जमा करा रखा है और मेरे को जरूरत पड़ती है, मैं तोड़वा लूं पैसा, निकाल लूं, तो क्या है वो भी अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा सर, ये भी कैश और कैश के बराबर। हाँ, थोड़ा नुकसान हो सकता है, इंटरेस्ट वगैरह कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो लेकिन जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, हमारा अपना पैसा है, लेकिन हमने 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए जमा कर रखा है, तो अगर मैं उसको भी तोड़वा करके क्या पैसे में कन्वर्ट करा सकता हूं? बिल्कुल करा सकता हूं। तो ये भी किसके अंदर रखा गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बताओ अभी तक कितने नाम पढ़ लिया हमने? बोलना है क्लास में, गाना गुनगुनाते ना, ऐसे गाना गुनगुनाइए, बोलिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। 3 क्लियर हुआ? बोला हाँ या ना। अभी रुक जाओ, बाकी ये जो चेक्स होते हैं और ड्राफ्ट होते हैं बच्चों, जो आपके हाथ में पड़े हुए हैं, सर ये चेक क्या है? जैसे किसी का पैसा आपने रिसीव कर रखा है, मतलब चेक जमा किया नहीं है, बस किसी कस्टमर से ले रखा है। अरे भाई, चेक जमा करोगे 3 दिन में खाते में पैसा आ जाएगा। सर ये ड्राफ्ट क्या होता है? किसी को पता है ड्राफ्ट कहां पे यूज होता है? जैसे चेक में एक थोड़ा सा डर होता है कि बाउंस होने का। चेक और ड्राफ्ट में अंतर कितना होता है मैं बताता हूं। आप कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में पेमेंट करोगे, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर, पैसा चेक से ना लेकर के वो लोग किस में लेते हैं? क्यों होता है पहले समझ लो। इसमें पैसा पहले ही जो बैंक बना के देती है वो आपसे चार्ज कर लेती है, उतना पैसा पूरा कैश ले लेगी और बदले में आपको क्या दे देगी, ड्राफ्ट। इससे क्या है ना, खो जाने का भी डर नहीं। ये पैसा जो ड्राफ्ट वाला होगा वो उसी के पास ही जाएगा जिसका नाम उसमें मेंशन होगा। क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ या ना। इसके लिए बैंक चार्जेस लेते हैं। चेक में क्या होता है, कुछ लोगों के खाते में पैसा नहीं है फिर भी चेक काट के दे दिया, अब आपको तो उम्मीद है कि सामने वाले कस्टमर से हमको पैसा मिलेगा, लेकिन चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। लेकिन कौन सा ज्यादा सिक्योर्ड है भाई? तो जो ड्राफ्ट या चेक्स पड़े हों कहां पे, अपने हाथ में रखा हुआ है, मतलब ऑन हैंड का मतलब ये नहीं कि हथेली पे लेकर के रोज घूमते हैं, मेरे पास अगर 20 लाख रुपए होगा तो लो 20 लाख रुपए। अरे गले में रखा होगा कहीं पे, अपने पास अवेलेबिलिटी तुरंत है, उसको बोला जाता है ऑन हैंड। क्लियर हुआ? बोला आया ना। तो बताओ कितने आइटम्स हो गए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, और फिर ये हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं, सर आपने इसको 2 लास्ट में क्यों कराया, इसके भी पीछे लॉजिक है। अब देखो यार, करंट इन्वेस्टमेंट का काम क्या होता है? ऐसी पहले तो 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट आदमी करता है। एक जो लंबे समय में होता है, जिसको हम लोग 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए खरीद के छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स लोग ऐसे भी करते हैं कि अभी थोड़ा सा भाव बढ़ जाएगा शेयर मार्केट में, तो उसको तुरंत बेच करके पैसा खाली कर लेगा 3 महीने, 2 महीने, 6-7 दिन के अंदर। जैसे अभी दीपावली के टाइम पे आपको पता है हर जगह के स्टॉक प्राइसेस थोड़ा हाई होते हैं, तो किसी ने पहले ही रखा हो, दीपावली के 2-3 महीने पहले होल्ड कर लिया और उसके बाद दीपावली के 1-2 दिन के बाद बेच दिया। अगर इंटेंशन कैसी है आपकी, पहली बात तो अगर इंटेंशन कैसी है आपकी
करंट इन्वेस्टमेंट की है। अगर इंटेंशन कैसी है बच्चों, करंट इन्वेस्टमेंट्स की है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आपके माइंड में पहले से ही ये तय हो कि आपको पैसा जमा कितने दिन के लिए करना है, लेस देन 1 ईयर, यानी ये पैसा लगाया है शेयर मार्केट में 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 5 महीने, जब पैसा अच्छा भाव मिल जाएगा बेच के निकल जाऊंगा। ऐसी सिक्योरिटीज जिसको हम बहुत जल्दी बेच देते हैं और ट्रेड कर देते हैं, इसी वजह से उसका दूसरा नाम पड़ जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज किसे बोलते हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, जो भी इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी। क्लियर हुआ, सारे नाम अपने दिमाग में बैठे। यानी टोटल कितने पॉइंट मैंने इसके अंदर कवर कराए हैं, 6। कौन कौन से बच्चे, एक बार दोबारा बोलो। सर कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, मतलब सर ये तो कैश हुआ और ये उसके बराबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट्स। क्या बोलेंगे इसको, इसीलिए पूरी हेडिंग का नाम क्या पड़ता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पक्का, तो बोलो पहला क्या हुआ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट, कि भैया मेरे को जिस दिन चाहिए होगा मैं पैसा ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा अपने पास, करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और उसके बाद क्या आ गया, चेक एंड ड्राफ्ट। क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना। 6 पॉइंट दिमाग में बैठ गया। आज के बाद इनका नाम कहीं पे भी देखना तो ये बोल देना ये किसका पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। अब मैं आपको एक बहुत साल पहले की एक कहानी सुनाता हूं। देखो अभी परेशान मत होना, अब ये चेंज हो चुका है। अब ये किस में आता है, ज्यादातर बच्चों का आइडेंटिफिकेशन मैंने सिखाया था। अगर आप पिछली क्लास में हो थोड़ा सा मेरे साथ, अगर आपको याद है थोड़ी बहुत बातें, तो मैंने बोला था बच्चों जनरली शेयर कैपिटल के अंदर जो चेंज आता है, एनसीएल के अंदर जो चेंज आता है, ये फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। याद आया क्या सर, सीएल और यहाँ पे जो सीए होता है, इनके अंदर जो मेजर चेंज आता है ये ऑपरेटिंग का होता है, बोला था मैंने। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं बच्चों, एनसीए के अंदर जो चेंज आता है, मैंने बोला था सरलता पूर्वक ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। लेकिन कसम खा के नहीं बैठना है, समय के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना है। पहले क्या होता था, चलता था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक नोटिस पीरियड, अच्छा ये बताओ कैश किसका पार्ट होता होगा, कैश किसका पार्ट है, कैश तो इसी का पार्ट था ना बच्चों, बोलो हाँ या ना। लेकिन कैश को इसमें से अलग कर दिया गया। वो बोला सारी करंट एसेट को देखना, लेकिन कैश और जितने भी इक्विवेलेंट्स हैं इनको किस कैटेगरी में लेके जाके काउंट करना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। बोलो यार देखो, जब तक मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं तुम्हें एक एक स्टेप मैं पता है बस तुम्हारे जो नींव पड़ रहे हैं ना उसमें एक एक ईंट जोड़ रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं उसमें। मैं इस टेंशन से बिल्कुल फ्री हूं कि क्या होना है, कैसे होना है, क्या अफरा तफरी करनी, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं टेंशन में नहीं हूं तो तुम नहीं हो। लेकिन हाँ इतना एश्योरिटी दे दो कि जो पढ़ रहे हो अब इस पे फिर कोई रायता नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं फिर इसमें भी जो करो एकदम मन से करो, एकदम परफेक्ट करो कि हाँ ये चीज मेरे को समझ में आ गई कि सर ने। अब क्योंकि वहां पे क्वेश्चन जब मैं डिफरेंशिएशन दिखाऊंगा तो सारी सीए को कंसीडर करेंगे, लेकिन जहां कैश का डिफरेंस होगा 2 अलग अलग साल को, उसको वहां पे सीए सीएल के चेंज में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तुमको रीजन पता होना चाहिए। सर ये किसका पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो जब तक तर्क नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा आपका। आप 12वीं के बच्चे हो यार, आप छोटे बच्चे थोड़ी ना रटवा दिया बेटा इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। मैं देखो ना इसको बता रहा हूं तो ड्राफ्ट के बारे में बता रहा हूं ताकि तुमको फील हो कि ड्राफ्ट है, हाँ इसका पैसा सिक्योर्ड है। अरे 3 दिन बाद किसी का ड्राफ्ट आया है, जाएंगे अपने बैंक में जमा करेंगे, पैसा 3-4 दिन के पास आ जाएगा। कैश या कैश के बराबर, इंग्लिश में बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यार एकदम सही है। देखो जब बात ना गले के अंदर आ जाए तब समझो पढ़ाई हो रही है, और अगर कोई बात हजम नहीं हो तो इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ हम खाली जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ। इधर देखो, अब पहले एक कहानी में क्या होता था मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म, जैसे एक नाम मैं बता रहा हूं, बहुत टेक्निकल वर्ड नहीं है, सबके लिए नोन होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। सभी जानते हैं, बचपन से हम लोग सुनते होंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक के पास आप गए और बैंक आपको एक्सेस परमिशन देता है। देखो ये जो पैसा कैश एट बैंक होता है ना बच्चों, इसी में, अब प्लीज इसे सीसी के साथ, लोन के साथ कंसीडर मत करना। जैसे मैं एक बैंक का अच्छा कस्टमर हूं तो बैंक मुझे क्या बोलता है कि चलिए कभी देखिए आपको ओडी लिमिट देते हैं, आप बहुत अच्छे कस्टमर है हमारे, आपके खाते में हमेशा पैसा आता जाता रहता है। एज अ व्यापारी मैं भी जानता हूं यार, देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक कस्टमर ने प्रॉमिस किया था मुझसे कि भैया मैं आपको कल तक 50,000 दे दूंगा। मैं उसी भरोसे पे किसी एक को चेक काट दिया, मेरा चेक आज तक कभी बाउंस नहीं होता है। अब लेकिन मैंने भरोसे पे सोच लिया कि एक बच्चे ने कहा था या एक व्यक्ति ने कहा था कि भैया 50,000 रुपए ना आपको हम दे देंगे।
अब बाबू ये बताओ, अगर इसने मुझसे 50,000 का वादा कर दिया और सेम टाइम पे इसने नहीं दिया, और मैंने किसी को इसी भरोसे, मेरे खाते में पैसा नहीं था, मैंने किसी उठा करके 50,000 किसी और को चेक भी काट दिया। अब ये बताओ, ऐसा मेरा इमेज, अच्छा मैं तो भरोसे पे चल रहा था और सच में खाता में सोचा था यार यहां से पैसा आएगा और छट्टे से पैसा यहां कट जाएगा। अब लेकिन इसी में मिस हैपनिंग हो गई, सामने वाला व्यक्ति देने आ रहा था, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया, नहीं दे पाया। अब ये बताओ, मैंने तो चेक काट के दे दिया, सामने वाला पार्टी तो प्रेजेंट करेगा, मेरे खाते में पैसा नहीं है, लेकिन मेरी बैंक मेरा चेक बाउंस नहीं करेगी। हाँ, उधार नहीं दे रही है, वो क्या बोल रही है कि ठीक है दीपक जी, आपकी इतनी गुडविल है हमारे पास कि आपका अगर चेक आया ना तो हम बाउंस नहीं होने लेंगे, लेकिन दीपक जी औकात से ज्यादा मत करिएगा। अब ये नहीं कि 50,000 है, 50,000 से ज्यादा सीधे मैं भी 50 लाख का काट के दे दूं, तो एक लिमिट होती है, मैक्सिमम उसको क्रॉस नहीं करने देगी। तो मैं कहानी की बात में बहुत सारी बातें बता दी मैंने, बात समझ रहे हो क्या? अब होगा क्या, बैंक वाले से मैं ले लूंगा ओडी लिमिट, मतलब ओवरड्राफ्ट, मतलब मेरा एक पैसा रखा हुआ है, वो मेरे ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, इतना पैसा है मेरे पास, मैं उससे ज्यादा निकाल लूंगा। मतलब अब मेरे लिए कितना, 1 लाख तक का मैक्सिमम, मेरे खाते में पैसा नहीं भी रहेगा, जीरो बैलेंस पे भी मैं किसको चेक दे दूंगा, 1 लाख का बाउंस नहीं होगा। वो बचाने का काम किसका होता है? बैंक का होता है। किसका होता है? हाँ, तो सर जैसे ही आप अपना पैसा डालोगे, बैंक अपना ओवरड्राफ्ट कट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, क्या दिक्कत है उसमें? चलता है। इसीलिए कैश बुक में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, कैश बुक में अगर आप 2 कॉलम पढ़ते हैं बच्चे, एक कैश होता है जिसको हम लोग कैश इन हैंड बोलते हैं, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्योंकि वो डेबिट में ही आएगा उसका आंसर। लेकिन बैंक कॉलम का दोनों बैलेंस होता है। कौन कौन सा? डेबिट भी, और सर डेबिट का मतलब ज्यादा पैसा है अपने पास, ऐसा भी हो सकता है कुछ बिजनेसमैन के अकाउंट निगेटिव में चले जाते हैं, तो इसका बुरा मानने की जरूरत नहीं है। पहले एक टाइम पे सिम वाले भी लोन बेचते थे, अगर आपके पास टॉपअप खत्म हो गया है तो 10 रुपए का लोन ले लीजिए, देते थे। मान लीजिए आप बाबू से बात कर रहे हैं, रात में खत्म हो गया है, अब बाबू को कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, तो लोन देते थे ना वो लोग। ये देखो इस्तेमाल किया है, मैं बोला कार्तिक हर चीज है। तो ये बैंक में क्या होता था पहले, अब देखो मेरी बात सुनना, पहले क्या तर्क चलता था, वो तर्क सुनना, और तर्क की लड़ाई जो बाद में हुई उस लड़ाई को समझना, क्योंकि मैं आज बता दूंगा तो ये कहानी तुमको कभी जीवन में पता नहीं होगी। अब हुआ क्या, जितने पहले के अकाउंटेंट्स थे, मतलब आज से 2 4 5 7 साल पुराने वाले तक, उनकी सोच ये थी कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज पार्ट ऑफ, अरे कभी पॉजिटिव होगा तो कैश एट बैंक बोलोगे, और कभी निगेटिव हो गया तो क्या बोलोगे उसको? बैंक ओवरड्राफ्ट, यही है। अब जब ये दोनों एक साथ चल रहा है, जब प्लस में बैलेंस होता है तो करंट एसेट में दिख रहा था, और ओवरड्राफ्ट में चला जाए तो कहां पे चला जाएगा? करंट लायबिलिटी। ऐसे ही होता था। अब हुआ क्या जानते हो प्यारे बच्चों? अब होता क्या था, सारे अकाउंटेंट बोलते थे इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले क्या बोलते थे इसको? इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश। लेकिन बाद में इसकी नोटिफिकेशन लगाई गई, बोला नहीं, ये तरीके का अरेंजमेंट ऑफ मनी है। अरे बैंक वाले आपको पैसा दे रहे हैं, उधारी तो दे रहे हैं ना एक तरीके से। तो बाद में एक क्लेरिफिकेशन आया, पहले हम लोग के जमाने में जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग इसको क्या मान के पढ़े जानते हो? हम लोग इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान के पढ़े। लेकिन अब बाद में जब इसका नोटिफिकेशन आया तो उसमें नोटिफिकेशन में क्या लिखा कि नहीं भाई, अच्छा उस समय भी हमारा तर्क काम करता था, हम अपने टीचर से पूछते थे सर ये बताइए कैसे, ये मतलब कैसे आप बोल सकते हो? अब क्या बोले, जो लिखा है सो लिखा है, ट्रेडिशन को कौन चेंज करेगा। लेकिन बाद में इनको चीजें समझ में आई, इसीलिए एक अलग से नोट बनता है। कभी आप देखो, कभी नोटिस करना बुक में क्या इतनी पंचायत, इनके पास इतना पैसा एक्स्ट्रा है क्या अलग से लाइन लिखेंगे? या मन कर रहा होगा लाओ कुछ तो बॉक्स में लिखा जाए, तो कुछ भी कलाकारी कर देंगे? नहीं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसके पीछे एक कहानी थी। तो कहानी यही थी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी तो ऑलरेडी बात पता है, सीसी क्या होता है मैं इसके बारे में जिसको नहीं पता वो बता दूं। इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। जब आपके व्यापार में थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए होता है, जैसे मेरा अभी धनतेरस है, दीपावली है, हर दुकानदार क्या करेगा, अपने यहां माल ज्यादा रखेगा, स्टॉक ज्यादा करेगा, तो तत्काल थोड़े से पीरियड के लिए आपको अगर पैसा चाहिए या बिजनेस चलाने के लिए, ट्रेड करने के लिए चाहिए, तो आप कौन सा पैसा लोन के तरीके से इस्तेमाल करते हो? कैश क्रेडिट। लोन और कैश क्रेडिट की खास बात क्या होती है? लोन इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने साल भर उसकी ईएमआई दे सकते हो, इंटरेस्ट दे सकते हो एक साथ। इसका क्या है, जैसे आज मेरा मन करेगा, मेरी लिमिट है 1 करोड़ की, मेरी लिमिट है, अब मैं सुबह में 1 करोड़ निकाल लूं, फिर मेरे पास 10 लाख आ गया, मैं 10 लाख भर दूं, तो मेरा ब्याज आज का कितने का लगेगा? 90 लाख का। हर दिन का जितना उधार आपका बाकी होगा। तो एक जो व्यापारी होता है उसके लिए कौन सा व्यापार करने के लिए लोन लेना है तो कौन सा बेहतर होता है?
लेकिन हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट किसको मिलेगा? वो तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी इज्जत, वो तुम्हारा बैंक देखेगा कि क्या ट्रांजेक्शन तुम्हारे यहां हो रहा है। क्लियर है? बोलो यार, एक एक वर्ड क्लियर हो गया ना? चलो, ये कंसीडर किसमें किया गया? अरे यार नहीं भी बोलोगे तो अब हमको पहले पता था, बट इसके पीछे की कहानी जो मैंने को तुमको सुनानी थी मैंने सुना दी। क्लियर है? बोलो बाबू, सही है यहां तक? तो बताना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। अब छाटना तो आ ही गया होगा। इसमें आप देख लो यहां से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कैश सेल्स किस में जाएगा बताओ यार? देखो, बाईबैक का मतलब है इक्विटी शेयर वापस खरीद लेना। तो बताओ किस एक्टिविटी का पार्ट होगा तुम्हारे हिसाब से? फाइनेंसिंग। बस तर्क लगाओ, इक्विटी किसका पार्ट है? मैं बोल रहा हूं इधर देखो, मैं अगर सिंपल सा बोलूं, देखो बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे अगर मैं कहता हूं तुम्हारा नाम है, मान लेते हैं पर्टिकुलर डैश एंड डैश और लास्ट में लगा हुआ है, मालूम है अपना ही लेता हूं, मेरा नाम है दीपक कुमार मौर्य, लास्ट में मेरे नाम के एंड में लगा है मौर्य। अब मेरे पापा से कोई पूछे आप कौन सी जाति के हैं, मेरा नाम जान रहा है, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं उन्हीं का प्रोडक्ट हूं यार, तो खुद सोचो, ये लोग बड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कभी कभी कॉमन, अब जब सीधे पता चल गया इक्विटी किसका पार्ट है, हाँ ये बात, वो भी किसका पार्ट है, कौन सी एक्टिविटी पूछ रहा था यार, तो अगर उसके अंदर कोई भी चेंज होगा, आए जाए खाए पिए नहाए कुछ भी होगा, वो किसका पार्ट होगा? बहुत ज्यादा उसमें तर्क क्या करोगे बताओ? 6 वाला देखो ना किसमें लिखा है, 5-6 वाला है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सा दिखाया है? जैसे एक तो बैंक बैलेंस है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये तीनों है मेरे ख्याल से 27-28 लाइन से लिखे हुए। अरे वाह भाई, पूछा तो कम से कम। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। अच्छा पहले ये बता दो तुम, डिबेंचर होता क्या है? कंपनी जो प्रॉफिट इशू करती है उसे डिबेंचर कहा जाता है। एक नई किताब, डिबेंचर लोन होता है मालिक, जो जनता से लिया जाता है पैसा, इसीलिए बोलते हैं कभी कभी क्लास के भी दर्शन कर लिया करिए। और कोई क्वेश्चन इसमें? क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला पॉइंट जो मैंने, ये वाला पॉइंट क्या क्लास में कल कराया था मैंने? इसमें 4 पॉइंट बताया था बच्चों, इधर देखो पीछे। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऑपरेटिंग फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड इज ऑपरेटिंग फॉर, मतलब ये तीनों काम उनके लिए ऑपरेटिंग में जाएगा। बट एक चीज, दुनिया जहां की कोई भी कंपनी होगी अगर डिविडेंड पे कर देती है, कोई भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी अपने शेयर होल्डर को, तो वो पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग होगा, चाहे किसी के लिए भी हो। डिविडेंड उन्हीं को देते हैं जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, और शेयर होल्डर ही हमको पैसा देते हैं, तो वो अल्टीमेटली पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। तो यही चीज यहां पे भी लिखा है, यही चीज यहां पे। बाकी आप अगर करते हो भाई, तू उधर से उठ जा, मैं बोला था ना मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, मेरे को लगता है कभी कभी गलती कर देता हूं बुला के। चलो, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग हो गया, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग हो गया, डिविडेंड इंटरेस्ट पेड क्या हो गया? फाइनेंसिंग हो गया, डिविडेंड पेड क्या हो गया? फाइनेंसिंग हो गया। क्लियर है इतना? चलो अब बात करते हैं बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। कोई आपत्ति किसी को? मैंने सिर्फ 5 ही बोला था यार, कोई बहुत सवाल लगाने वाला सवाल नहीं दिया है आपको कि आप बड़ा मतलब परेशान है कि नहीं तो कुछ तो अनोखा पूछेंगे, ये कुछ भी नहीं दिया ऐसा लगाने के लिए। अगर आप पढ़े होते ना एक एक लाइन में, मेरे ख्याल से हार्डली जिसने पढ़ा होगा 10 से 12 मिनट 15 मिनट का खेल है ये। अरे कॉपी में लिख देना था कि इसमें कौन सा कहां जाएगा। जैसे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, बताओ किसी कंपनी की सिक्योरिटी खरीद रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो? कौन? पहले तो किसके लिए बात कर रहे हो? ऑपरेटिंग, ये कौन सी? अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस खरीद रही है तो उसके लिए क्या है? ऑपरेटिंग। ठीक। दूसरा, ब्रोकरेज पेड फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, उनके लिए क्या है? ऑपरेटिंग। अरे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए, जो कंपनी फाइनेंशियल काम करती है उनका पर डे का काम है, तो देखो ना लिखा है एक्सेप्ट 9, इनके लिए सारा क्या है? ऑपरेटिंग। 9 में क्या लिखा है बताओ ना? इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग, एक सॉरी 7 है क्या? अच्छा डिविडेंड, सॉरी हाँ, डिविडेंड पेड इनके लिए क्या, कैसी एक्टिविटी हो गई? कह रहा है ये सारा इनके लिए, बाकी सारा ऑपरेटिंग, बाकी एक तो खाली क्या है इनके लिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जाहिर सी बात है, मैंने बोला था ना डिविडेंड पेड किसी के लिए दुनिया में हो उसके लिए क्या है? फाइनेंसिंग। अच्छा आपको क्या लग रहा है मैं क्यों इतना बेस बता रहा हूं? पता है मैं लॉजिक किस पे जाना चाह रहा हूं? जो बच्चे पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत
जिनको फॉर्मेट वगैरह पता है ना, वो खतरनाक काम किए। 90% में जानता हूं। एक तो थोड़ा स्कूल वाले तेज चलते ही हैं, थोड़ा क्या बहुत तेज चलते हैं। अब किसी ने अगर बच्चे ने पूरा फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, ईमानदारी से बताओ किसने किसने पढ़ा है, खराब नहीं है। जिसको पता है सही है, वो लॉजिक थोड़ा और भी गहराई से समझ पाएगा। वो कितने बच्चों ने इसमें कैश फ्लो पढ़ा हुआ है, स्कूल वगैरह में कहीं पढ़ा हुआ, उसको आता है थोड़ा बहुत। मेरे वाले सब सफा चढ़ हैं क्या? एक दिन में कैश फ्लो खत्म हुआ, वेरी गुड। हमारा तो इंट्रो 3 दिन में नहीं खत्म हो पा रहा है। हाँ जी, पता है बाबू। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1-2 पीरियड वालों से क्या ही पूछूंगा मैं, बाकी तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे यहाँ पे भी डायरेक्टली यहीं से शुरू कर दिए थे? यहीं से शुरू कर दिए कि सबसे पहले लिख देना, यही लिख देना, उसमें ऐड कर देना, ये ऐड कर देना। अब देखो जिसने जिसने मेरी बात को थोड़ा सा, अब देखना आज मेरी बात को सुनना, कौन सी बात से कौन सी चीज रिलेट हो रही है। हम लोग सबसे पहले कहां से शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग निकालने के लिए? नेट प्रॉफिट से। और हमारे बच्चों को पता है कि भाई 2 मेथड होता है, कौन कौन सा? एक तो डायरेक्ट है और एक, और अगर डायरेक्ट से गए तो मारे जाएंगे, बेमतलब का एकदम अर्जुन बन जाएंगे हम लोग। हाँ, अर्जुन नहीं, अभिमन्यु बुझ जाएंगे और सब लपेट देंगे हम लोग को। इससे अच्छा जाने का ही नहीं, उधर फील्डिंग पहले से सेट हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि कहां से उल्टा काम करना है, इनडायरेक्ट मेथड है, सही है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि, अब देखो एक सबसे बड़ी बात है, इसको कल पढ़ाऊंगा दोबारा, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो तुम लोग अभी भी कर नहीं रहे हो काम। अब देखो जैसे इसमें एक पहला वर्ड होता है, मैं कौन सी एक्टिविटी निकालने के लिए बैठा हूं। अब नेट प्रॉफिट में तो सारे चीजों का मर्जर होगा ना, बोलो। नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग का भी पैसा मिक्स होगा, इन्वेस्टिंग का भी पैसा मिक्स होगा, फाइनेंसिंग का, सारा एक्टिविटी का लेन देन होगा ना वहां पे। प्रॉफिट लॉस के अंदर तो सब कुछ आया है। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग चाहिए आदित्य, मुझे बताओ, अगर इसके अंदर मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल इसके अंदर 3-4 चीजें हैं, ये पूरा नेट प्रॉफिट आया है, इसमें से जो ब्लू कलर वाला है ना, अब दिख रहा होगा, आइडेंटिफिकेशन ठीक ही बता रहा हूं, चलो इसमें जो ब्लू कलर का है वो ऑपरेटिंग का है इसमें, और जो बाकी काम का नहीं है उसको निकाल के बाहर करना है। तो देख के बताओ इधर तुम लोग की दृष्टि ठीक है ना? ये वाला, ये मान लो ये वाला, यही 2 है हमारा पार्ट। ये ब्लू ब्लू जो थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये भी ब्लू ही दिख रहा है क्या? इसको कौन सा कलर बोलोगे? ये कौन सा कलर है यार? स्काई। ये भाई लड़कियों से नहीं पूछना चाहिए सब। लड़कों तुमको बताओ कौन सा ब्लू समझ में आ रहा है? बस कौन सा वाला है? बस ये समझ लो, ये हमारी बिरादरी के बाहर की चीज है ना। इसको निकाल करके क्या करेंगे बोलो यार? ये इसको हम निकाल करके क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। अब फेंकना नहीं है यार। अरे ऐसा नहीं है, नहीं बोले यार। अच्छा सच में उसी का? अच्छा सारे सिस्टम उसी में पूरे एग्जाम्पल सटीक बैठ जाते हैं, पता नहीं क्यों। चलो दुबे जी यहां पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद क्या लिखा हुआ है? वर्ड पढ़िए, थोड़ा तेज पढ़िएगा ऐसा कि सबको गूंज जाए। तेरी यहां तक आया नहीं हमारे। हाँ, आजकल के लड़कों में अब खत्म हो गई बात, एडजस्टमेंट हो गया। चलो एडजस्टमेंट ऑफ, क्या लिखा है? पहला वर्ड हाईलाइट कर दे रहा हूं, क्या लिखा है? नॉन कैश। नॉन कैश है, और दूसरा वर्ड क्या है? अच्छा क्यों लिखा होगा ये वर्ड? इसके पीछे का भी कारण सोच सकते हो क्या? कि भैया हमें नहीं चाहिए, हमारे घर में वो लोग नहीं रहेंगे जो ऑपरेटिंग को बिलोंग नहीं करते। तो सारे लोगों का पकड़ पकड़ के टांग खींच खींच के बाहर करेगा। बोलेगा अच्छा एक बात बताओ, देखो इसमें जैसे लेस किया, किसको निकाल दिया यहां से? अभी मैंने भी ब्लैक वाले फोन को बाहर निकाल दिया था ना। ये देखो इंटरेस्ट रिसीव से तो पैसा आया होगा ना हमारे पास, इंटरेस्ट इनकम से तो पैसा रिसीव हुआ है, तब काहे निकाल के बाहर कर रहे हैं भाई? प्रभु सोचो, आप लॉजिक सोचो कि सर ये किसका पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए उसका टांग पकड़े और उसको बोले नहीं तुम हमारे बिरादरी करो, अपनी एक्टिविटी में जाओ। सिंपल सी ऐसी बात हो गई। दोनों क्लास है, एक 11th वाला बच्चा तुम्हारे साथ आ गया, बोले भाग भाग, हम लोग 12th वाले हैं, हमारे साथ बैठने की जरूरत। तो जो तुम्हारी एक्टिविटी का है, जहां तुम्हारे लिए काम चल रहा है तुम वहां जाओ। ये बताओ डिविडेंड इनकम किसका पार्ट है? बताओ ये कहां जाएगा? यहां से लेस कर रहा है, देखो ना। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इनकम है तो लेस क्यों कर रहा है? क्योंकि इसलिए लेस कर रहा है क्योंकि नेट प्रॉफिट में पहली बात तो सब कुछ शामिल है, और सब कुछ शामिल है तो पहले मुझे किसको कैटेगराइज करना है? ऑपरेटिंग को। मैं पहले ऑपरेटिंग को टारगेट करूंगा। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया है क्या? गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। फिर उसके बाद ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, इसको हम लोग समझ लेंगे, लेकिन सरलता पूर्वक इतनी बातें से क्या समझ में आया? अच्छा कहां प्लस हो रहा होगा ये सोचो। यहां से तो निकाल के बाहर कर दिया, अब वो लोग यहां से, उनको इस क्लास से भगा दोगे तो क्या यहां से पूरा बाहर चले जाएंगे ना?
उनके बाजू वाले, उनकी बिरादरी पीछे बैठी होगी ना उस रूम में, कहां मर्ज हो जाएगा वो जाकर के। तो अगर मतलब इधर से इनको निकाला गया तो कहीं तो जोड़ा जा रहा होगा। चलें चेक करें, बताओ तुम्हारे हिसाब से बताओ, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग। आज इतनी अक्ल खुली कि नहीं खुली कि इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तभी तो हमने कमाया होगा। चेक करो 2 सेकंड के लिए। मैं चाहता तो ये फॉर्मेट कल परसों भी पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं पढ़ाया मैंने। ये देखो नीचे आओ, चेक करो क्या लिखा हुआ है, बोलो। इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव, रेंटल इनकम रिसीव, यहां पे प्लस में दिखाया है दोनों। मतलब वहां से हटा दिया और यहां ले आकर के। इससे क्या फायदा मिलेगा हमें, बोलो। इससे फायदा ये मिलेगा सर, जिसकी जो एक्टिविटी होगी वो उसमें चली जाएगी। अब तसल्ली हुई कि नहीं हुई सर? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी है, जिसकी वजह से ये सब रियायतें भी फैला है, गुडविल वाला, डेप्रिसिएशन। इसमें दूसरा वर्ड क्या बोल दिया, हमको तो ये पता करना है ना धंधे में कैश कितना आया था। अब नेट प्रॉफिट में क्या हुआ होगा? नेट प्रॉफिट में एक काम हुआ होगा, डेप्रिसिएशन को भी क्या कर दिया होगा, डेप्रिसिएशन को भी क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। और जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया होगा बच्चों, और सच में उतना पैसा कैश में गया, वो तो पैसा बिजनेस में ही रखा है। हमको तो ये पकड़ना है ना कि धंधे में कितना कैश आया था और कितना कैश गया था। जब पैसा गया ही नहीं तो क्या कर दे हम, वापस से उसको एड बैक कर दें। ये देखो डेप्रिसिएशन को उठा करके क्या कर दिया, वो कैश नहीं गया। आज जिस लेवल पे तुम लोग पहुंच रहे हो ना, तुम्हारी बुद्धि खुलनी चाहिए कि हाँ सर ये चीज प्लस हो रही है और ये चीज माइनस हो रही है, और क्यों हो रही है। बस इतना ही मेरा इंटेंशन था। तो आज जाकर के दोबारा, लेकिन ये सब बातें तभी हो सकती हैं बच्चों जब तक तुम लोग क्या पहला 5वां अगर कल नहीं करके आओगे तो क्लास और आगे बढ़ जाएगी। कल तो इतना डिप में चले जाओगे, कल ये खत्म हो जाएगा, तुम्हारा एनपीवीटी खत्म हो जाएगा, कल ये फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। और इधर देखो सीएसीएल ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं। इधर देखो पढ़ना, तो एक टॉपिक आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट के बाद दूसरा स्टेप कौन सा होता था हमारा? नेट प्रॉफिट के बाद दूसरा स्टेप कौन सा होता था? अरे बोल यार भाई, ऊपर वाला बताओ। 3 प्रॉफिट था, जीपी, ओपी और, तो हम अगर नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, जाकर के सुनना, कहीं किसी ने बोला है कि ये भी नाम क्यों पड़ा है? सबने ये बताया, मैं भी देखा हूं थोड़ा बहुत, मैं भी देख लिया। मार्केट काम करने से पहले कंपटीशन को भी देखना चाहिए। किसी बच्चे को ये नहीं बताया जाता, बस ये बोला जाता है इसको एडजस्ट कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आएगा। क्यों आएगा? बच्चों को लॉजिक सिखाया जाएगा कि नेट के ऊपर उठोगे, जब उसके अंदर सारी चीजें एडजस्ट कर दोगे तो कहां पहुंचोगे? ओपी। और एक बात बताओ, हमारी बैलेंस शीट में 2 ही आइटम तो छूट गया था, कौन सा? सीए और सीएल। बाकी सबने अपना अपना घर तो ले लिया, तो सीए सीएल को इन्होंने कंसीडर कर लिया। अब देखो मैंने क्या बोला था, सीए और सीएल में कैसा रिलेशन है, सीएल के साथ कैसा रिलेशन होता है बताओ यार डायरेक्ट। ये देखना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस है। अपोजिट में लिखा है डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड किया, इंक्रीज इन करंट। क्या ये हमारा खत्म हो चुका है? जब मैं आपस में एक दूसरे टॉपिक्स को जोड़ दूंगा, अभी मैंने क्या किया, अलग अलग सेगमेंट से बेस बनाया, और जिस दिन मैं सारा टॉपिक जोड़ दूंगा उसी दिन ये पूरी कंसेप्ट खत्म हो जाएगी। आज मेरा तीसरा दिन है जिसमें हम लोग ने कुछ कराया ज्यादा नहीं है, बस ये बोला है कि एक बार वापस से जाकर के 5 क्वेश्चन तक देख डालो, कोई समस्या है तो कल पूछ डालो। कल गहराई में चले जाएंगे हम इसके, और कल ऑपरेटिंग का ही टारगेट हमारा। ठीक है, बाय।